हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल है ना CGPSC CGF पे। आज हम अर्जुना करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ विशेषांक की लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं ना। और इसमें हम करेंगे नवीनतम योजनाएं। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम का CGPSC CGF का, वो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका योजनाएँ है ना। छत्तीसगढ़ में जो योजनाएँ चल रही है वो, तो इस पार्ट में हम उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट हो और आप सभी को समझ आया होगा और योजनाएं को अच्छे से अच्छे कवर करेंगे। इसके बाद हम इंडिया करेंट अफेयर अर्जुना का चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना नाम से ही समझ आ जा रहा होगा कि ये पेड़ पौधों से संबंधित होगा है ना। तो घोषणा तिथि 17 दिसंबर 2022 है ना, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर। 17 दिसंबर 2022 छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर। गौरव दिवस, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस क्यों मनाया गया यहाँ पे? इस समय जो इस वर्तमान कांग्रेस सरकार है उसको लगभग 4 साल हो गए कंप्लीट है ना। लागू वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 से। अवसर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर है ना। उद्देश्य कृषकों की आय में वृद्धि करना, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसमें योजना के हितग्राही कौन रहेंगे? समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें तथा भूमि अनुबंध धारक है ना, ये सब योजना के हितग्राही रहेंगे। उसके बाद है योजना के प्रमुख बिंदु। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत कृषकों की निजी भूमि में प्रतिवर्ष 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्षों में 1.80 लाख एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों जैसे कि क्लोनल नीलगिरी, टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर सागौन, मिलिया डूबिया एवं अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजाति का रोपण किया जाएगा। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधों के रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर रोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत जो कृषक है ना, अपनी निजी भूमि में पेड़ पौधों का उत्पादन अगर करते हैं, खास करके ये वाणिज्यिक वृक्ष प्रजाति है ना, इन सभी प्रजातियों का रोपण करते हैं, तो उनको पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक की भूमि पे पौधों के रोपण हेतु 100% का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान मतलब पैसे में कुछ छूट दिया जाएगा। और 5 एकड़ से ज़्यादा पे अगर पेड़ लगाते हैं तो 50% से लगभग 50% तक का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, यानी पैसे में कुछ छूट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लागू होगी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है ना, ये वही हमने पढ़ा। ठीक है। इसमें अगर पढ़ने का है तो इसमें आप इम्पोर्टेंट ये है कि घोषणा तिथि है ना, कब घोषणा हुआ और वो क्या था। अवसर छत्तीसगढ़ गौरव दिवस था है ना। उद्देश्य कृषकों की आय में वृद्धि। और मैंने जो बताया ये क्या 100% अगर 5 एकड़ तक की भूमि पे पौधे लगाते हैं तो 100% का अनुदान मिलेगा, छूट मिलेगा। और 5 एकड़ से अधिक की भूमि पे पौधे लगाते हैं तो 50% तक का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। ये इसमें IMP पॉइंट हैं। फिर आते हैं महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना है ना। दूसरा नंबर का जो योजना है वो है RIPA रीपा योजना है ना। RIPA शुभारंभ थी 2 अक्टूबर 2022। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी है ना। उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करवाना। ठीक है। योजना का विशेष क्या है? RIPA इस योजना का भी उद्देश्य विशेष कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करते हुए प्रदेश के 300 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी RIPA का वर्चुअल भूमि पूजन करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। RIPA है ना, इसका पूरा नाम क्या है? रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। और सामने में आप महात्मा गांधी जोड़ दीजिएगा। महात्मा गांधी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उद्योग मतलब जल्दी से जल्दी उन्नति की ओर अग्रसर हो। उसी को देखते हुए 2 अक्टूबर 2022 को कब से शुभारंभ हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कोई भी योजना का, उसका शुभारंभ तिथि। तो ये हुआ 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर। ठीक है। और सब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि प्रदेश के 300 गौठानों में, कितना? प्रदेश के 300 गौठानों में। तो ये एक उसका शुभारंभ तिथि और कितने गौठानों पे? 300 गौठानों में। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड
में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा बनाया जा रहा है ना। ध्यान दीजिए, प्रत्येक विकास खंड में 2 रीपा बनाया जा रहा है ना। रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चालू वित्त वर्ष के बजट में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कुलगांव गांधी ग्राम में प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क का लोकार्पण किया था। ध्यान दीजिए, प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ, कुलगांव गांधी ग्राम में लोकार्पण किया था। इसको हमने लगभग शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। आप अगर चैनल दूसरे या तीसरे पार्ट 2 या पार्ट 3 को नहीं देखें तो अभी जाके देख सकते हैं तुरंत, ठीक है। फिर नीचे लिखिए, देखिए, विदित हो कि प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जगदलपुर के ग्राम तुरेनार में स्थापित किया गया है। दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिए, पहला औद्योगिक पार्क बोलेगा तो कुलगांव है ना, कुलगांव, और बोलेगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बोलेगा तो जगदलपुर का तुरेनार। दोनों को ध्यान दीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कौशल्या मातृत्व योजना, शुभारंभ तिथि 8 मार्च 2022। 8 मार्च क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है। उसी दिन कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। आर्थिक सहायता राशि 5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, योजना का प्रावधान, योजना अंतर्गत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एकमुश्त 5,000 रुपये राशि दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। योजना का उद्देश्य क्या है, बेटियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करना एवं समाज में इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ठीक है। और उसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बालक केंद्रीय मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण सुधार और उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति के लिए प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर क्या है, प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिया जाता है। किसके द्वारा, ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अभी चालू किया वो है कौशल्या मातृत्व योजना, ये द्वितीय पुत्री के जन्म पे दिया जाएगा। दोनों में यही अंतर है। ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पहले से जो दिया जाएगा वो प्रथम जीवित संतान के लिए है ना 3 किस्तों में दिया जा रहा है, और इसमें द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एकमुश्त 5,000 रुपये दिया जाता है, एकमुश्त, ठीक है। बस यही अंतर है दोनों में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है वो शुभारंभ हुआ था इसका 1 मई 2022 को। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। मितान टोल फ्री नंबर 1454 है ना। मितान का टोल फ्री नंबर क्या है, 1454। मितान मतलब दोस्तों छत्तीसगढ़ में मितान मतलब होता है दोस्त। मितान मतलब क्या होता है, दोस्त, है ना। तो आपका दोस्त टाइप का ये मितान है। फिर आगे देखते हैं इसमें, इस योजना के माध्यम से, अच्छा हाँ, ये लागू क्षेत्र राज्य के समस्त 14 नगर निगम में लागू है मुख्यमंत्री मितान योजना। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को, विशेष करके बुजुर्ग, दिव्यांग और निरीक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। अभी वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगम में से 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी, है ना। लेकिन ये 13 प्रकार की सुविधा भी बढ़ चुकी है, ठीक है दोस्तों। 13 नहीं बल्कि और बढ़ चुका है इसमें। इस योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र आदि सेवाएं घर बैठे मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप भी नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं तो आप भी अगर इनमें से कुछ भी बनवाना हो तो आप मितान को टोल फ्री नंबर पे डायल करके आप बनवा सकते हैं घर बैठे ही। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना, शुभारंभ तिथि है 1 जून 2022 को। संबंधित विभाग परिवहन विभाग। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना किस विभाग से संबंधित है, ये अभी एग्ज़ाम में कई बार आया। तो ये है परिवहन विभाग द्वारा, है ना, चालू किया गया था। इस योजना के माध्यम से शहरी नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया जा रहा है। 22 परिवहन सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। बालवाड़ी योजना, बालवाड़ी योजना दोस्तों शुभारंभ तिथि 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर, है ना। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। संबंधित विभाग स्कूल शिक्षा विभाग। योजना की थीम क्या थी, जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी, ठीक है। जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। दोस्तों जैसे आंगनबाड़ी होता है वैसे ये बालवाड़ी भी है,
है ना। अब ये कब चालू हुआ, शिक्षा से संबंधित है तो इसको शिक्षक दिवस के अवसर पर यानी 5 सितंबर को चालू किया गया था। इसमें डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालवाड़ी योजना 5 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में 5173 बालवाड़ी के शुभारंभ के साथ इस योजना की शुरुआत की गई। आगामी वर्षों में राज्य के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से बालवाड़ी खोली जाएगी। दोस्तों इसमें ये एज देख लीजिएगा, 5 से 6 साल तक की आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है और मुख्यमंत्री द्वारा 5173 बालवाड़ी के शुभारंभ किया गया। तो ये डेटा थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, 5173 बालवाड़ी खोले जाएगा, है ना। फिर है कृष्ण कुंज लोकार्पण तिथि 19 अगस्त 2022 को कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया गया। अवसर क्या था, कृष्ण जन्माष्टमी, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी कब पड़ता है, देख लीजिए ब्रैकेट में दिया इन्होंने बहुत अच्छे से। भादो कृष्ण के अष्टमी पक्ष में, भादो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को, है ना, कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। और उस कृष्ण जन्माष्टमी यानी 19 अगस्त 2022 को कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया गया। लोकार्पणकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल थे। मुख्यमंत्री द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर तेलीबांधा रायपुर में बनाया गया कृष्ण कुंज के 1.68 हेक्टेयर भूमि में 383 पौधे रोपित करके इस योजना का लोकार्पण किया गया। तो इसमें केवल यही पूछेगा कि डेट पूछेगा, कृष्ण कुंज का लोकार्पण तिथि 19 अगस्त और कब, अवसर क्या था, कृष्ण जन्माष्टमी, और कहाँ से किया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किया गया तेलीबांधा रायपुर से। ठीक है, बस इतना ही। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये ऐसा एग्जाम में भी देखने को मिला है कि इस राज्य में चल रहे कृषि मजदूर न्याय योजना किसके नाम पे रखा गया है। तो इस राज्य में चल रहे कृषि मजदूर न्याय योजना किसके नाम पे है, राजीव गांधी जी के नाम पे है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि इसका शुभारंभ तिथि कब है। शुभारंभ तिथि 3 फरवरी 2022 को शुभारंभ किया गया। शुभारंभ स्थल साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। शुभारंभकर्ता सांसद श्री राहुल गांधी। लाभार्थी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार। कुल पात्र आवेदन 3.55 लाख। आर्थिक सहायता राशि 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार, 2,000 रुपये की 3 किस्त में दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आर्थिक अनुदान के माध्यम से उनके शुद्ध आय में वृद्धि करना। ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो पहले मैंने बताया कि ये किसके नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे है। शुभारंभ तिथि याद रख लीजिएगा 3 फरवरी 2022 को, है ना। और इसमें अगर ये लाभार्थी कौन रहेंगे, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार। अब ये दोस्तों ये कृषि मजदूर परिवार भूमिहीन, ये गांव एरिया के लिए बात करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसे मजदूर परिवार है जो जिनके पास खुद की स्वयं की कृषि भूमि नहीं है, वो कृषि क्षेत्र करने के लिए दूसरे के ज़मीन पर डिपेंड करते हैं, या फिर उनके पास कृषि क्षेत्र ज़मीन ना हो के वो दूसरा व्यवसाय पकड़े हैं, जैसे लोहार है, सुनार है ना, धोबी है, नाई है, या और पुजारी है ना, या बैगा गुनिया है। तो उनका क्या व्यवसाय दूसरा होता है, तो उनके लिए ये सब न्याय योजना है। और ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, इसमें आर्थिक सहायता राशि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार दिया जाएगा और 2-2 हज़ार के 3 किस्त में दिया जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। ठीक है दोस्तों इसमें 6,000 रुपये मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि इसको इस राशि को शायद बढ़ा के 9,000 किया गया है, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। तो हाँ, सॉरी, ये देखिए ये है, पहले 6,000 था, अभी बजट 2022-23 में आगामी वर्ष से 7,000 रुपये दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी आगामी वर्ष से 7,000 दिया जाएगा। फिर देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, घोषणा तिथि 1 मई 2022 को, घोषणाकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। योजना के हितग्राही छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक। इस योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। यह श्रमिक विगत 3 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। पहले पूर्व में यह 5 वर्ष थी। ठीक है, इस योजना में बुजुर्ग, ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, इसके लिए IMP अगर बोला जाए तो 1 मई। देखिए श्रमिक सियान सहायता है तो किस दिन इसका लोकार्पण किया जाएगा, श्रम
है ना, श्रमिक दिवस के अवसर पर, यानी 1 मई मजदूर दिवस होता है। फिर इसके लिए जो हितग्राही है वो इम्पोर्टेंट है ना, वो पढ़ लीजिएगा। और बुजुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आयु है 59 वर्ष और 60 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, है ना। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी आयु 59 वर्ष और 60 वर्ष के बीच हो। यह श्रमिक विगत 3 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वह श्रमिक पिछले 3 सालों से सन्निर्माण मंडल जो होता है ना, ये उसमें पंजीकृत होने चाहिए। फिर देखिए मिनी माता महतारी जतन योजना। मिनी माता महतारी जतन योजना पूर्व नाम इसका जो है वो है भगनी प्रसूति सहायता योजना था। इसको अभी वर्तमान में मिनी माता महतारी जतन योजना रखा गया है। संचालन छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के द्वारा। लाभार्थी गर्भवती महिला श्रमिक, गर्भवती श्रमिक महिला। इसको कितनी राशि दिया जाएगा? 20,000 रुपये की राशि दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तित करके अब मिनी माता महतारी जतन योजना कर दिया गया है। ठीक है। अन्य प्रमुख घोषणाएं, नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत बालिकाओं की आयु सीमा को 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष किया गया। और ई रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत महिलाओं को ई रिक्शा पर अनुदान राशि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया गया। ठीक है। ये किसमें? जो मजदूर वर्ग में आते हैं, जिनके पास मजदूर कार्ड होगा, है ना, वो इसके लिए जो पात्रता रखते हैं उनको, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने टिक लगाया सब इम्पोर्टेंट हैं। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना कब से चालू किया गया? 10 सितंबर 2022 से। योजना का उद्देश्य क्या है? गोवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करना। प्रथम चरण, प्रत्येक जिले में 1 अथवा 2 चिकित्सा वाहनों से योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर गोवंश को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, जैसे आपके लिए एम्बुलेंस होता है 108, है ना, सेम ऐसे ही ये गोवंश के लिए मोबाइल चिकित्सा योजना है। शुरुआत किया गया था 10 सितंबर को। और प्रथम चरण में क्या है? प्रत्येक जिले में 1 अथवा 2 चिकित्सा वाहनों की योजना की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद है सियान जतन क्लिनिक योजना। सियान जतन क्लिनिक योजना 7 अप्रैल 2022 को शुरुआत किया गया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? 7 अप्रैल 2022 को। लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रहेंगे। इसमें देखिए नाम में ही है सियान जतन, तो किसके लिए होगा ये, है ना, सियान यानी छत्तीसगढ़ी में होता है बुजुर्ग व्यक्ति, तो उन्हीं के लिए रहेगा ये 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए। शुभारंभ केंद्र प्रदेश के कुल 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में, है ना। शुभारंभ केंद्र कहाँ? प्रदेश के कुल 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2022 को प्रदेश में सियान जतन क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। इन सभी केंद्रों में अब हर महीने के प्रथम गुरुवार को सियान जतन क्लिनिक लगाया जाएगा। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, हर महीने के प्रथम गुरुवार, है ना, महीने के फर्स्ट गुरुवार को सियान जतन क्लिनिक लगाया जाएगा। और कितने केंद्र पे? प्रदेश के 29 आयुर्वेदिक केंद्र में, है ना। और लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक आयु होने चाहिए। फिर है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना घोषणा 13 मई 2021 को इसकी घोषणा की गई। क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबद्ध स्कूली शिक्षा विभाग से। उद्देश्य कोविड से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु छात्रवृत्ति 1ली से 8वीं तक के ऐसे बच्चों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और शासकीय या निजी किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, है ना, इसके जो जितने भी पॉइंट सभी इम्पोर्टेंट है। घोषणा कब हुआ, क्रियान्वयन कब से है, संबंध किससे है, उद्देश्य क्या है, और छात्रवृत्ति 500 1ली से 8वीं तक को मिलेगा, 9वीं से 12वीं तक को 1,000 रुपये मिलेगा। और चाहे वो शासकीय में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सभी को ये बच्चे स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे। क्योंकि कोविड के दौरान ये प्रावधान ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना के कारण खो दिया है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च
छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। ठीक है, ये इसका योजना का उद्देश्य था। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसके साथ ही राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की कोरोना से मृत्यु हो गई है तो उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी राज्य शासन उठाएगा, है ना। ये ऐसे बच्चे यदि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में फॉर्म भरते हैं तो उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। फिर है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, अधिसूचना तिथि 29 जनवरी 2022 को और शुभारंभ तिथि 1 मार्च 2022 को। तो आप इसके शुभारंभ तिथि और अधिसूचना तिथि दोनों को ध्यान में रखिएगा, है ना। शुभारंभ स्थल पाटन, जिला दुर्ग से। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। आर्थिक सहायता राशि 20,000 रुपये, है ना। आर्थिक सहायता राशि कितने थे दिए हैं इसमें? 20,000 रुपये। योजना का उद्देश्य क्या है? पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 2 अविवाहित पुत्रियों को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या बोल रहा है? पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 2 अविवाहित पुत्रियों को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये सामने में जो शब्द लिखा है दोस्तों, पंजीकृत निर्माण श्रमिक, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि इस योजना का क्रियान्वयन क्या होगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की यह योजना राज्य के श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा व्यवसाय के लिए आत्मनिर्भर बनाएगी। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों की 2 बेटियों के बैंक खाते में 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, है ना। ये जो पंजीकृत बोला जा रहा है, इसी विभाग के इसी मंडल में पंजीकृत होने चाहिए। ठीक है, और ये 2 बेटियों को बैंक खाते में 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है चिराग परियोजना। दोस्तों ये काफ़ी IMP है। चिराग परियोजना, इसका फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। शुभारंभ तिथि 24 नवंबर 2021। शुभारंभ स्थल जगदलपुर से। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। इसका दोस्तों ये शुभारंभ स्थल इम्पॉर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। चिराग, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। लागू क्षेत्र, इस परियोजना को प्रदेश के कुल 14 जिलों के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा, यानी बस्तर संभाग पूरा, सरगुजा संभाग, बिलासपुर, रायपुर, है ना। योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन कार्य प्रणाली का विकास करना। ठीक है, ये योजना का उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा। फिर है सी-मार्ट, है ना। सी-मार्ट का ये लोगो है, देख लीजिएगा, लोगो है। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, है ना, सी-मार्ट। गांव में तैयार होने वाले विभिन्न उत्पादों को नया बाजार देने और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा सी-मार्ट की योजना लागू की गई है। कुल चरण 2, है ना, 2 चरणों में इसको लागू किया गया। पहला है राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सी-मार्ट की स्थापना, है ना, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सी-मार्ट की स्थापना। और दूसरा है दूसरे चरण में राज्य के बाहर महानगरों में सी-मार्ट की स्थापना। राज्य के बाहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, है ना, ऐसे महानगरों में भी सी-मार्ट की स्थापना। योजना के उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक मजबूती प्रदान करना। योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक मजबूती प्रदान करना। महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पकारों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों, अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा देना है। योजना से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। ठीक है। राजीव युवा मितान क्लब योजना, दोस्तों ध्यान दीजिए, राजीव युवा मितान क्लब योजना भी ज़्यादा ही चर्चा में है। शुभारंभ तिथि 3 फरवरी 2022 को। कुल क्लब की संख्या 13,269, है ना, 13,269। इसमें ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय दोनों को मिला करके बोला गया है ये। और फिर है बजट में प्रावधान। 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया था। इसको भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना, कि राजीव युवा मितान क्लब योजना के लिए इस वर्ष बजट में कितना प्रावधान किया गया करके। तो ये 2022 का था। संचालन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, है ना, विभाग को पूछते ही है। फिर है मितान क्लब का गठन। प्रत्येक मितान क्लब में 20 से 40 युवा सदस्य होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20 से 40 युवा सदस्य। इनमें 1/3 महिलाएं भी शामिल होंगी। सदस्यों की आयु 15 से 40 वर्ष होगी।
प्रत्येक मितान क्लब को रचनात्मक गतिविधियों के संचालन हेतु त्रैमासिक 25,000 रुपये के मान से 1,00,000 रुपये वार्षिक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक मितान क्लब में 20 से 40 युवा सदस्य होंगे। इनमें 1/3 महिलाएं शामिल होंगी। सदस्यों की आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी। फिर है प्रत्येक मितान क्लब को रचनात्मक गतिविधियों के संचालन हेतु त्रैमासिक 25,000, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1,00,000 रुपये दिया जाएगा प्रत्येक तिमाही, यानी 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 ऐसा करके 4 बार एक साल में 1,00,000 तक दिया जाएगा। राज्य में गठित होने वाले 13,269 क्लबों को एक वर्ष में 132.69 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें पढ़ने का जो इम्पोर्टेंट है, मितान क्लब यहाँ पे ये युवा सदस्य 20 से 40 रहेंगे। इनमें 1/3 और सदस्यों की आयु पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और त्रैमासिक 25,000 रुपये के हिसाब से लगभग 1,00,000 दिया जाएगा एक साल में वार्षिक रूप से, है ना, वार्षिक। और क्लबों की संख्या कितनी है बस वो पढ़ लीजिएगा, 13,269, है ना। ये शुभारंभ थी और ये बजट में प्रावधान। फिर है आर्थिक छत्तीसगढ़। दोस्तों ये आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ पार्ट है ना, बस यही बस अपना बचा है। फिर उसके बाद लगभग हो जाएगा, है ना। केवल आर्थिक योजनाएं हमने देख लिया, आर्थिक सर्वेक्षण को इसी में ही कवर करते हैं जल्दी से, फिर आपका हो जाएगा। चालू करते हैं दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण वाला पार्ट छत्तीसगढ़ का, जो कि काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक रहता है। लोग बाग इसी का सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है लोगों बाग, है ना, लोग में, कि सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण को समझा दीजिए करके। पढ़ना तो सबसे हो जाता है, पढ़ तो सभी लेते लेकिन समझ नहीं पाते। और किसको पढ़ें, कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है इम्पोर्टेंट, ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो चालू करते हैं क्षेत्र, है ना। ये एक ऊपर पहला टॉपिक जो रहेगा आर्थिक छत्तीसगढ़, है ना, ये केवल समरी रहेगा, है ना, सारांश टाइप का, सभी टॉपिक का मिक्स रहेगा। उसके बाद फिर इसमें टॉपिक वाइज भी जाएंगे। तो पहला है जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत 2021-22 स्थिर भाव में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में योगदान। देखिए ये है जीएसडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, है ना। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत, सकल घरेलू राजकीय उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र ने कितना योगदान दिया, उद्योग क्षेत्र ने कितना योगदान दिया, सेवा क्षेत्र ने कितना योगदान दिया। 16.73 कृषि क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का 50.61 है और सेवा क्षेत्र का 32.31 है। अब ये देखिए दोस्तों, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप भले कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन इस 3 पॉइंट को जरूर याद रख के जाइएगा, है ना। पूरे आर्थिक सर्वेक्षण का बेस होता है ये, कहीं से पूछे ना पूछे, यहाँ से इन तीनों में से पूछने का 100% चांस रहता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा उद्योग क्षेत्र का रहता है ना, 50.61, फिर सेवा क्षेत्र का 32.66, फिर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 16.673। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये उद्योग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर सेवा, फिर कृषि। अब इसको आप ट्रिक से जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं कि सबसे कम कृषि में 16 है, फिर 16 दूनी होता है 32, तो है ना, क्योंकि कृषि के बाद सेवा में है, फिर सबसे ज़्यादा उद्योग, तो 16 दूनी 32 और 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 16 थी 48 होता है ऐसा करके। तो 48 को राउंड फिगर 50 ले लीजिएगा और ऐसा ट्रिक बना के थोड़ा बहुत जैसा भी याद कर लीजिएगा। और इसमें पहले तो बेसिक मेन पॉइंट को याद रखिएगा, 16, 50, 32, 16। उसके बाद इसके दशमलव को भी याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 16 2 पॉइंट दे देगा और उसके बाद के दशमलव वाले को याद आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं जीएसडीपी में वर्षवार वृद्धि दर स्थिर भाव पर। तो ये जीएसडीपी में वर्षवार वृद्धि, इसमें केवल आपको अभी का याद रखना है 2021-22 में कितना है, 11.54। ठीक है, और इससे पहले माइनस था, न्यूनतम और सर्वाधिक को याद रखना है, और औसत वृद्धि दर अभी औसत को याद रखना है। देखिए जीएसडीपी में वर्षवार वृद्धि दर यानी सभी क्षेत्रों को मिला कर कितनी वृद्धि हुई उसको अपन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे इसमें से केवल 3 ही टाइप से आ सकते हैं, 3 या 4, कि सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष में रहा, 2016-17 में। न्यूनतम वृद्धि दर कब रहा, 2020-21 में। तो लॉजिक सी बात है, उसी समय कोरोना आया था, तो न्यूनतम वृद्धि दर रहेगा 20-21 में।
उसके बाद अभी वर्तमान में कितना रहा है ना, इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में कितना जीएसडीपी में वृद्धि दर रहा, 11.54। 3 क्वेश्चन हुए। अब चौथा इसमें बन जाएगा कि अभी तक औसत वृद्धि दर कितना रहा है जीएसडीपी में, तो ये चौथा क्वेश्चन ये बनेगा, औसत वृद्धि दर 5.92। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहे तो कॉपी में नोट करते जाइए जो मैं बताते जा रहा हूँ कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं करके, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण ऐसा टॉपिक है, अगर इसको आप बाद में पढ़ लूँगा, बाद में देख लूँगी, ऐसा कर ना टिक लगा के छोड़ देता हूँ, ऐसा सोचोगे तो बाद में नहीं हो पाएगा। इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे एक कम से कम 1 लाइनर के फॉर्म में लिखते जाइए, ठीक है, तभी ये हो पाएगा। फिर ये साइड में जो दिया है उसको देख लेते हैं। भारत का आर्थिक वृद्धि दर है, अभी हमने जो देखा वो छत्तीसगढ़ का है, यहाँ पे भारत का भी दिया है, ठीक है, तो अपन इंडिया जी इसका देख लेते हैं, है ना। तो भारत में आर्थिक वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 9.2 है ना। फिर है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 3.9%। अभी हमने जो छत्तीसगढ़ का देखा वो सेम उसी को कंपेयर करते हुए हम इंडिया का पढ़ रहे हैं। कृषि में 3.9, उद्योग में 11.8 और सेवा में 8.2% है ना। ये सेम इंडिया का है और वो अभी जो हमने पढ़ा वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। यहाँ इंडिया लेवल पे प्रति व्यक्ति आय कितना है, 15,0,326 है ना, इसको ऐसा याद रख लीजिएगा, 150,326। इंडिया लेवल पे प्रति व्यक्ति आय कितना है इस वित्तीय वर्ष में, 150,326। और कृषि संबंध क्षेत्र में 3.9, सेवा क्षेत्र में 8.2, उद्योग क्षेत्र में 11.8% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितना है, 9.2%। ठीक है, ये बगल में इंडिया है, बगल में आपका सीजी का लिखा है, पूरा डेटा कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं। ये जो 9.2 है क्या चीज़ है, छत्तीसगढ़ में जो वृद्धि दर है 11.5 वही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है और इंडिया में 9.2 यानी कम है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर मूल्य में, है ना, 2 प्रकार के रहता है, स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य। तो हमको अधिकतर स्थिर मूल्य का ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो है वो इसको हमको पढ़ना है। इसमें से बहुत सारा डेटा दिया है लेकिन अपने को सभी को नहीं पढ़ना है, बस ये वाला पॉइंट को पढ़ना है ना। 2013 से 2021-22 तक का औसत वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में 5%, उद्योग क्षेत्र में 6.56%, सेवा क्षेत्र में 5.04%। ठीक है, आपको इसी को ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, राज्य की आय वाला टॉपिक है। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में क्षेत्रवार प्रतिशत योगदान 2021-22। तो इसमें है ना ध्यान दीजिए, ये प्रतिशत योगदान है कि उस क्षेत्र में है ना कितना प्रतिशत का योगदान दिया है छत्तीसगढ़ के राजस्व को बढ़ाने के लिए, है ना। तो उद्योग समूह में आता है कृषि, वानिकी, पशुधन, मछली उद्योग, फिर उद्योग और सेवाएं। तो पहला जो कृषि, वानिकी, पशुधन, मछली उद्योग है उसमें 16.73 रुपये, मतलब रुपये बोला जाए तो ये स्थिर मूल्य पे है ना, इतने प्रतिशत का योगदान है, इतने प्रतिशत का योगदान दिया इन्होंने छत्तीसगढ़ के राजस्व में। उद्योग क्षेत्र जो है वो 50% पर ना 50.61% का योगदान दिया और सेवा क्षेत्र है वो 32.66% का योगदान दिया। इसी को हमने ऊपर में पढ़ा था, है ना, जीएसडीपी में योगदान है, जीएसडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, है ना, उसमें योगदान दिया है। और उसके नीचे जो पढ़ रहे हैं हम ये अब क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर कि उस क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। प्रतिशत वृद्धि दर मतलब क्या कि पिछले वर्ष कितना योगदान दिया था इसने और इस वर्ष कितना योगदान दिया है, उसमें कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है ना, कंपनी में आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष आपको 6,000 रुपये का मुनाफा दिया, एक है ना, एक उदाहरण के लीजिए, और इस वर्ष आपको उस कंपनी ने 8,000 रुपये का मुनाफा दिया, तो वो आपका डेटा फॉर्म में हो गया। और अगर उसको प्रतिशत में निकालें कि पिछले वर्ष से इस वर्ष आपके प्रतिशत में वृद्धि हुआ ना, तो यही है प्रतिशत वृद्धि दर। ठीक है, तो देखिए कि कृषि, वानिकी, पशुधन और मछली उद्योग ने कितना प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला, 3.88% की वृद्धि देखने को मिला। कब, पिछले वर्ष से। पिछले वर्ष उन्होंने जितना पैसा दिया हमारे गवर्नमेंट को उससे 3.88% अधिक पैसा दिया इस वर्ष। फिर है उद्योग, खनन, उत्खनन सहित, है ना, उद्योग क्षेत्र ने 15.44% का अधिक योगदान दिया, है ना, अधिक प्रतिशत वृद्धि दर इतना रहा। और सेवा क्षेत्र में 8.54% वृद्धि दर रहा।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य वर्धन है ना 11.07, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में, देखिए ऊपर वाला आधार मूल्य पे था और नीचे वाला बाजार मूल्य पे है, तो उसका है कितना 11.54% रहा। तो आप प्रचलित मूल्य को मत पढ़िए, केवल स्थिर मूल्य को ही पढ़िए। और इस ये जो पॉइंट है थोड़ा एमपी हो जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में पॉइंट। और ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया प्रतिशत वृद्धि दर है ये अलग होता है, और क्षेत्रवार प्रतिशत योगदान अलग होता है। फिर है प्रति व्यक्ति आय, है ना। प्रति व्यक्ति आय 2020-21 का है और ये 2021-22 का है, तो हमको अभी 2021-22 का देखना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पे है और अभी स्थिर भाव पे है। आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो इस स्थिर भाव को पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर का कब कहाँ मन बन जाए और वो एग्ज़ाम में प्रचलित भाव को दे उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए आप दोनों को पढ़ के जाइए और एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा कि वो किस पे पूछा हुआ है, प्रचलित भाव पे पूछा है कि स्थिर भाव पे। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इस राज्य में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय स्थिर भाव पर कितना है या प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पे कितना है, ऐसा पूछेगा। तो आपको ज़्यादा जो याद करना हुआ है स्थिर भाव पे 92,031 रुपये है ना, 920,31। और प्रचलित भाव क्या बोला जाए तो 118,401 ये प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके स्थिर भाव वाला और प्रचलित वाला दोनों भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है लोक वित्त, राजस्व प्राप्तियाँ। लोक वित्त मतलब पैसे की लेन देन, कितना राजस्व गवर्नमेंट को मिला और कहाँ कहाँ उन्होंने खर्च किया, ठीक है। राजस्व प्राप्तियाँ देखिए, राशि दिया है ये करोड़ रुपए में है, ठीक है, करोड़ रुपए में। कर राजस्व इतना 48,425 और गैर कर राजस्व 30,900। कर राजस्व 48,425, गैर कर राजस्व 30,900। कुल राजस्व प्राप्तियाँ इस हिसाब से कितना होता है हमको 79,325 यानी 79,325, है ना। तो कर राजस्व और गैर कर राजस्व मिला के कितना हुआ 79,325। ये राजस्व प्राप्ति हुआ किसको, गवर्नमेंट को, है ना। टैक्स बोलते हैं ना, गवर्नमेंट का भी भाई कहाँ से पैसा कमाएगा, आप पे जो टैक्स लगाएगा उससे टैक्स उसको गवर्नमेंट को हम पे करेंगे, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को इतना राशि मिला, ठीक है। अब कर राजस्व का विवरण देखिए, राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है 25,750, प्रतिशत कितना है 53.17, वर्षवार प्रतिशत वृद्धि दर कितना रहा 14.19, ठीक है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 22,675,46.83 ये प्रतिशत में रहा है, और वर्षवार प्रतिशत वृद्धि दर यानी पिछले वर्ष से इस वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली 20.62। तो उस हिसाब से कुल कर राजस्व कितना हुआ 48,425, ठीक है। ये हमने जो अभी जो देखा ये 48,425 क्या है, ये वाली राशि ऊपर का कर राजस्व, ठीक है। कर राजस्व में भी दो पार्ट आता है, एक राज्य का स्वयं का कर राजस्व और केंद्रीय करों में राज्य का अंश। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार टैक्स वसूलती है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और कुछ हिस्सा उस गवर्नमेंट उस स्टेट को वापस करती है। वही वाला ये है, नीचे वाला पॉइंट है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया कुल कर राजस्व 48,425, ठीक है। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य, कुल कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अनुमानित। कुल कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितना अनुमानित किया गया 17.11, है ना, 17.11। कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य का स्वयं का कर राजस्व और कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 61.05। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग स्टेट पीएससी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, तीनों पॉइंट। और ये प्रतिशत वृद्धि अनुमानित, है ना, और कुल कर राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप व्यापम या एसआई सब इंस्पेक्टर वाले हैं, है ना, तो आप इसको एक बार ऊपर से बस पढ़ लीजिएगा, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। फिर है गैर कर राजस्व विवरण 2021-22, केंद्रीय सहायता अनुदान, है ना। ये देखिए हमने ऊपर में जो पढ़ा कर राजस्व था और ये है गैर कर राजस्व विवरण, ठीक है। अब गैर कर राजस्व मतलब जो कर के माध्यम से नहीं बल्कि और किसी और माध्यम से मिलता है पैसा गवर्नमेंट को, आय का स्रोत।
तो यह केंद्रीय सहायता अनुदान कितना है 2165, ठीक है 2165%, 70%। वर्षवार वृद्धि दर 17.03। राज्य का गैर कर राजस्व 9250 है ना प्रतिशत 29%। वर्षवार वृद्धि दर 8.89। कुल गैर कर राजस्व है 30900, ठीक है। तो यही हमने ऊपर जो पढ़ा वही है कुल गैर। तो इसमें से आपको केवल कुल गैर कर राजस्व इसी वर्ष को पढ़ना, आपको किसी की चीज़ को नहीं। अब गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान ये पढ़ लीजिए, केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, जिसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 70.06%, ठीक है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ को केंद्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 70.06% गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान रहा है ना, उतने प्रतिशत के साथ। फिर है राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय, है ना, ये आपके CGPSC या CG व्यापम RI हॉस्टल वार्डन सब इंस्पेक्टर सब में IMP हो सकता है ये, कि राजस्व प्राप्तियां और व्यय। कुल राजस्व प्राप्तियां मतलब सरकार को कितना पैसा मिला 79325, है ना, और कुल राजस्व व्यय यानी कहाँ खर्चा कितना हुआ 83027, है ना, ये खर्चा हुआ। तो सरकार को अधिक क्या हुआ कि घाटा हुआ? सरकार को घाटा हुआ, कितने का 3702 रुपये का घाटा हुआ। भाई लॉजिक सी बात है, आपको मान ले आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका मान लो पेमेंट 1000 रुपये है और आपका खर्चा कितना है 1300 रुपये, ऐसा तो आपको फ़ायदा हुआ कि घाटा? भाई पेमेंट 1000 का, खर्चा तो 1300, मतलब 300 रुपये का आपको घाटा होगा, क्योंकि 300 रुपये और खर्चा हो गए। तो सेम वही है कि सरकार का जो राजस्व प्राप्तियां हुआ 79325, लेकिन इनका राजस्व व्यय यानी खर्चा हुआ 83027 रुपये, ठीक है। तो इसको पूछा जाता है कि सरकार का इस वर्ष राजकोषीय घाटा टाइप से ना, ये जो अधिक राजस्व घाटा कितना हुआ 3702.13, ठीक है। आप इसके जो गोला मारो उसी को याद कर सकते हैं, और चाहें तो ऊपर नीचे वाले पढ़ सकते हैं एक बार, अगर आप PSC प्रीलिम्स वाले हैं डिटेल में डीप लेवल में तो। फिर है महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य, राजस्व प्राप्तियों में वर्षवार प्रतिशत वृद्धि 16.07 और राजस्व व्यय में वर्षवार प्रतिशत वृद्धि 2.95। राजस्व व्यय 2021-22 80 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो इसमें अगर जो व्यय देखिए, राजस्व व्यय हमने अभी देखा, सरकार का व्यय जो होता है कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में खर्चा होता है वही बता रहा है। ब्याज में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है 6470.83, पेंशन में उसके बाद 6580, फिर है वेतन भत्ता देने में 825121, मजदूरी देने में 10818, अन्य में 43835, और कुल राजस्व व्यय इतने हिसाब से ना सरकार का कुल खर्चा कितना बन गया 83027। दोस्तों इसको ऐसे समझ लिया कि वही मान लीजिए आपका जो मंथली पेमेंट है 1000 रुपये, है ना, अब उस 1000 रुपये में आपको घर का किराया देना है, एग्जांपल ले लीजिए, घर का किराया देना है 200, है ना, और 200 मान लीजिए महीने का खर्चा, है ना, और मान लीजिए 300 पेट्रोल का, ऐसा मिला के। तो सेम वही है कि गवर्नमेंट ने अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्चा किया, ब्याज में है ना 6000, पेंशन में 6500, वेतन में 25,121, मजदूरी में 1018, अन्य में 43,835, ऐसा करके। तो इस हिसाब से कुल राजस्व व्यय इतना हो गया 83, है ना, 83,087। ये दोस्तों ये केवल मोटा मोटी है ना, इसको आप एकदम एग्जैक्ट बोलोगे कि सर ये जोड़ के तो इतना नहीं आ रहा है करके, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा डिटेल और डेटा रहता है, ये केवल ऊपरी डेटा है ना। तो इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो इस प्रकार से बन सकता है कि कुल राजस्व व्यय में कितना हुआ है करके, तो 83027 हुआ है, और सबसे अधिक और सबसे कम पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है 4 साल छत्तीसगढ़ियत और न्याय और खुशहाली के, ठीक है। तो ये वही है, अभी इसी सभी चीज़ों को हमने ऊपर में पढ़ा है, ठीक है। फिर है उसके बाद कृषि क्षेत्र का आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं। सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का कितनी प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, तो 80% है, ठीक है। फिर प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से
82% लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में है ना कितना है 40.1 लाख कृषक परिवार हैं। अब उस 40 लाख के 82% किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। लघु और सीमांत मतलब निम्न श्रेणी के किसान जो काफ़ी गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन है ना 2 हेक्टेयर से भी कम है। डेटा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, डेटा को ध्यान दीजिए यहाँ पे। फिर है वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 38.45 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है कि छत्तीसगढ़ में सभी सिंचाई स्रोतों से कुल 38.45% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, पहले 36 था, अभी 1-2 साल में 38 हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर है सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों और नहरों के माध्यम से और 29% क्षेत्र नलकूप के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। 38.45, उसके बाद 52% क्षेत्र जलाशय नहर से और 29% क्षेत्र नलकूप के माध्यम से आते हैं। स्थिर भाव पर फसल क्षेत्र का जीडीपी में योगदान। ठीक है दोस्तों, है ना, तो योगदान कितना है 25,86,429 लाख रुपए। वृद्धि कितना हुआ 3.95% का वृद्धि हुआ और योगदान कितना है 10.09% का योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए स्थिर भाव पर फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में एक हमने पढ़ा ऊपर में कृषि क्षेत्र, कृषि के अंतर्गत आता है फसल क्षेत्र, ये अलग से होता है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कृषि का पूछा कि फसल का। कृषि का हमने ऊपर में पढ़ चुका है, वो ओवरऑल पूरा कृषि बोलता है कि कृषि के अंदर जितना आता है सभी चीज़ है ना। अब ये केवल फसल बोल रहा है कि फसल में कितना हुआ, तो फसल क्षेत्र का योगदान डेटा में नहीं, कम से कम वृद्धि प्रतिशत याद रख लीजिए और इसका योगदान प्रतिशत याद रख लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद है भूमि उपयोग 2020-21। भूमि उपयोग 2020-21 स्रोत आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त आंकड़े हेक्टेयर में बता रहे हैं। आंकड़े जो आंकड़े हैं वो हेक्टेयर में है कि सकल बोया गया क्षेत्रफल 57,12,494। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 44,22,725। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल 10,89,769 और है ना। तो इसमें ये पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। सकल बोया गया क्षेत्र 57,12 और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46 और एक से अधिक बार यानी कि द्विफसली, इसको बोल सकते हैं हम द्विफसली क्षेत्रफल। अब इसको मैं समझाता हूँ आखिर ये है क्या चीज़ है ना, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे आप गर्मी के दिन में फसल बोया जाता है कहीं पे धान का और गर्मी बोलता हूँ, बारिश के दिन में आप फसल बोएंगे धान का, क्योंकि बारिश में आपको पानी मिल जाता है। और जिन जिन क्षेत्रों में गर्मी क्षेत्र में भी पानी अवेलेबल रहता है, चाहे नदियों के माध्यम से हो या फिर नलकूप यानी बोर के माध्यम से, वहाँ पे भी फसल बो लिया जाता है धान का, आप देखे होंगे। तो उस जिनमें दोनों मौसम में फसल बोया जाता है उसको द्विफसली क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में 10,89,769 हेक्टेयर है। ठीक है, और जिनमें केवल शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 46,82,725 है ना। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना हो जाता है 57,12,494। देखिए सकल बोया गया क्षेत्र पे बोले भाई, सकल यानी कि टोटल। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। पहला आप इसको पढ़िएगा, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र यानी जिसमें गर्मी और बरसात के मौसम में भी धान बोते हैं 10। उसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र जिनमें केवल एक ही बार है ना 46,000 है। और इन दोनों को अगर 46,022 और 10,089 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है आपका 57,12,494 आता है। तो ये 57 क्या हो गया टोटल हो गया, तो इसको बोल दिए हैं सकल बोया गया क्षेत्र। तो आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको पूछ क्या रहा है। ठीक है, या फिर कई बार क्या करते हैं तीनों को मैच मेकिंग सही जोड़ी मिलाने दे देते हैं, ऐसा सही जोड़ी मिलाइए ऐसा करके डाटा को ऊपर नीचे करके दे देगा। तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर है कुल बोया गया क्षेत्र। कुल बोया गया क्षेत्र देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल राजनांदगांव में है ना, उसमें ज़्यादा फसल बोया जाता है। उसके बाद न्यूनतम क्षेत्रफल नारायणपुर में है ना, वहाँ कम फसल बोए पाते हैं क्योंकि वहाँ पे फसल बोने के लायक आपका जो वहाँ का ज़मीन है नहीं हो पाता, वहाँ पेड़ पहाड़ नदी नाले ज़्यादा हैं। ठीक है, मैदानी इलाका नहीं है।
अब देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल राजनांदगांव का है और न्यूनतम नारायणपुर का, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल में देखिए राजनांदगांव दुफसली में है ना, दुफसली मैंने अभी बताया ऊपर, तो दुफसली में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल राजनांदगांव में है और न्यूनतम क्षेत्रफल बीजापुर में है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजनांदगांव तीनों में पहले नंबर पे है ना, और न्यूनतम क्षेत्रफल में नारायणपुर कुल में और शुद्ध में है, और दुफसली क्षेत्रफल में न्यूनतम बीजापुर में है। ये दोनों ध्यान दीजिएगा। ये हमने जो ऊपर में पढ़ा परसेंट वाइज है ना, उसी का ये जिला वाइज बताया है कि कौन पहले सर्वाधिक है कौन न्यूनतम है, ठीक है। और बाकी तो है ना, ये धान का देख लीजिएगा, समर्थन मूल्य पे धान खरीदी वर्ष 2021-22 का ही याद रखिए, जब 21-22 में 97.99 लाख मीट्रिक टन है और वर्तमान में ये 100 लाख मीट्रिक टन से भी बढ़ चुका है, ठीक है, अभी करेंट में। फिर उद्यानिकी फसल की बात करते हैं। उद्यानिकी फसल मतलब जिसको बगीचा वगैरह में बोया जाता है, जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, मसाला हो गया, पुष्प और औषधि और सुगंधित फसल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप केवल कौन सीक्वेंस बस याद रखिएगा, सर्वाधिक पहला कौन है, दूसरा तीसरा ऐसा करके। तो देखिए क्षेत्रफल और उत्पादन है ना, दोनों में आपको याद करना पड़ेगा। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में यहाँ पे सब्जी ही दिख रहा है, सब्जी नहीं, हाँ सब्जी देखते हैं, तो इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल में सब्जी है, फिर उसके बाद आपका फल है, फिर मसाला है, फिर पुष्प है, फिर औषधि और सुगंधित फसल, यानी सीक्वेंस वाइज ही है। और उत्पादन में भी मेरे ख्याल से ये सेम है ना। तो आपको एग्ज़ाम में केवल इसका सीक्वेंस ही पूछता है कि उद्यानिकी फसलों का है ना क्रम वाइज जमाइए करके, तो सर्वाधिक, तो इसका जो 1 2 3 4 5 है वही इसका क्रम है। सबसे ज़्यादा फसल जो बोया जाता है सब्जी, फिर फल, फिर मसाला, फिर पुष्प, फिर औषधि और सुगंधित फसल। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो फंसाता है अगर किसी सीक्वेंस में, तो वो होता है लास्ट के पुष्प और औषधि फसल में। पहले के तीन पॉइंट एकदम सेम दिए रहेगा, सब्जी, फल, मसाला, और पुष्प और औषधि सुगंधित फसल को आगे पीछे कर देगा। तो आपको याद रखिएगा, पुष्प छोटा अक्षर है तो वो सामने आया है, और औषधि और सुगंधित फसल ज़्यादा बड़ा लेटर है इसमें, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा कि इसको आरोही क्रम में जमाने बोले कि अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में अगर जमाने बोलेगा तो आपको है ना छोटे से बड़े की ओर जाना है, और अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम है ना, बड़े से छोटे की ओर जाना है। यही लोग पूरा याद कर लेते हैं, लेकिन इसी में जाके फंस जाते हैं कि कैसे पूछा है करके, ठीक है, बड़े से छोटे जाने की, छोटे से बड़े। उसके बाद है प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल धान बस का पढ़ लीजिएगा। धान कितना हज़ार हेक्टेयर में बोया गया था, 4339, और उत्पादन कितना हुआ, 13,874 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, ठीक है। अनाज में ये सब आता है, धान, गेहूँ, मक्का, कोदो, कुटकी। दलहन में जितने दाल वाली फसलें वो आती है, और तिलहन में जितने फसल जिनसे तेल निकाला जा सकता है वो फसलें आती हैं। गन्ना दोस्तों, गन्ना अलग से आता है, ये साल भर वाला फसल है, ठीक है, तो गन्ने का अलग से है। दोस्तों गन्ने का उत्पादन पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, तो आप याद कर सकते हैं 74.23, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आपके पास समय है, बाकी चीज़ें याद होगी तो आप बाकी को भी उत्पादन को कम से कम देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रमुख फसल औसत उत्पादन। ये औसत उत्पादन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ, चना, सोयाबीन। तो देखिए दोस्तों सर्वाधिक जो है वो गन्ने का औसत उत्पादन बोल रहा है ना, सबसे ज़्यादा औसत उत्पादन गन्ना है, फिर मक्का है 35,500, फिर धान है 3,100, फिर गेहूँ 1,500, चना 8,822, और सोयाबीन का सबसे कम। दोस्तों ये थोड़ा एमपी हो सकता है, क्योंकि लोग बाग को क्या लगेगा कि सबसे ज़्यादा औसत उत्पादन धान का होता होगा करके, लेकिन नहीं। औसत उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2020-21 के हिसाब से देखें है ना, 2020-21 का डेटा है ये, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा औसत उत्पादन गन्ना का होता है, फिर मक्का का, फिर धान का। गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ, चना, सोयाबीन। सोयाबीन का सबसे कम औसत उत्पादन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल संसाधन है ना। जल संसाधन सृजित सिंचाई क्षमता मार्च 2021 की स्थिति में कुल सृजित सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर है।
राज्य गठन के समय कुल सिंचाई क्षमता कितना था? 13.28 लाख हेक्टेयर। राज्य गठन के बाद सिंचाई क्षमता में वृद्धि कितना हुआ? 8.06 लाख हेक्टेयर। और वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता का प्रतिशत 38.45 लाख हेक्टेयर। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य गठन के समय 8.28 था, वर्तमान में कितना हो गया है? 21.34, है ना। तो इसी में कितना का वृद्धि हुआ? अगर घटाएंगे तो 8.06 लाख हेक्टेयर, तो 8.06 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुआ। अब वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है? 38.45% इसकी सिंचाई क्षमता प्रतिशत है। तो पहली बात, इसको मैंने ऊपर में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। वृद्धि को याद रख लीजिएगा, 8.06 लाख। और वर्तमान में कितना है, ये अगर लाख हेक्टेयर में बात करें तो 21.34 लाख हेक्टेयर, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजनाएं। CGPSC वगैरह एग्ज़ाम में सब काफ़ी देखने को मिलता है कि वृहद परियोजना 8 है और निर्माणाधीन 4 है, जस्ट उसका आधा। मध्यम परियोजना 37 है, निर्माणाधीन में केवल 1 है। लघु परियोजना में 2477 है, निर्माणाधीन में 3333 है ना। नलकूप योजना 30 है, निर्माणाधीन 1 है। एनीकट या स्टाफ डैम स्थापित 806 है, उसमें से निर्माणाधीन 161 है। ठीक है, याद रखिएगा। ये डेटा अगर पढ़ना ही है तो वृहद, मध्यम और लघु को पढ़ लीजिएगा, है ना। और ज़्यादा हुआ तो एनीकट या स्टाफ डैम को पढ़ लीजिएगा। और अगर आप डीप लेवल में पढ़ने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, स्थापित और निर्माणाधीन। ठीक है। फिर है योग समस्त साधनों से कुल सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षांत 30 जून 2021। विवरण: कृषि कुल सिंचित क्षेत्रफल 21,40,744 हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित जिला दोस्तों ये कोरबा और न्यूनतम सिंचित जिला दंतेवाड़ा। और सिंचित प्रतिशत 37%। इसमें भी सर्वाधिक सिंचित जिला कोरबा और न्यूनतम सिंचित जिला दंतेवाड़ा है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये क्या है, ध्यान से सोचिए। ध्यान से सुनिए, कुल योग समस्त साधनों से कुल सिंचित क्षेत्रफल, है ना। कुल सिंचित क्षेत्रफल 21,40,744 हेक्टेयर था। अब उसी को अगर प्रतिशत में बात करें, यानी छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत में कितना हुआ है? 37% है। ऊपर वाला जो है दो डेटा में दिया है, क्षेत्रफल में दिया, नीचे वाला उसी चीज़ को प्रतिशत में दिया है। ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो अच्छी बात यहाँ पे ये कि डाटा में भी और प्रतिशत फॉर्मेट में भी दोनों में सेम जिला सर्वाधिक और न्यूनतम में आते हैं, कोरबा और दंतेवाड़ा, है ना। आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंचित प्रतिशत है 37%। और अगर हमने जो 38 पढ़ा था वो प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत है। ये सभी चीज़ों से मिला के, नलकूप वलकूप सब मिला के हैं, तालाब वलाब कुआं से। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं योग समस्त साधनों से नीवा सिंचित क्षेत्रफल, है ना। नीवा यानी शुद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल नीवा, है ना। इसमें भी पहली बात ये डेटा फॉर्मेट में और परसेंटेज फॉर्मेट में सेम कोरबा और दंतेवाड़ा है। और सिंचित प्रतिशत 35%। इसी को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कुल ओवरऑल बोला तो 38 है, तो है ना। ऊपर में देखिए 38.45 है वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत। उसके बाद जो सिंचित प्रतिशत है, क्या समस्त साधनों से कुल सिंचित क्षेत्रफल, है ना। समस्त साधनों से, कुएं, तालाब सभी से, नलकूप वगैरह नहर से। और ये जो नीवा सिंचित क्षेत्रफल है, नीवा मतलब होता है शुद्ध, यानी हमको एकदम एक्यूरेट कितना सिंचित क्षेत्रफल मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो 35। आप इस डेटा को, इन तीनों डेटा को 38.5 और 37 और 35 को याद रखिएगा। उसके बाद ये सर्वाधिक और न्यूनतम भी याद रखिए। फिर दुफसली सिंचित क्षेत्रफल। दुफसली सिंचित क्षेत्रफल में क्या है कि कुल सिंचित क्षेत्रफल 5,41,40,790 हेक्टेयर है। सर्वाधिक सिंचित जिला है बेमेतरा। उसके बाद है ना, सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचित जिला है बेमेतरा। न्यूनतम सिंचित जिला है बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोरबा, सरगुजा। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये दुफसली क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचित जिला बता है बेमेतरा। और ऊपर का जो बताया गया था वो नीवा सिंचित क्षेत्र या कुल सिंचित क्षेत्र है।
है ना, कुल सिंचित या नीरा सिंचित में कोरबा सर्वाधिक, और अगर दुफसली सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक की बात किया जाए तो बेमेतरा आएगा। भूगर्भीय जल स्थिति, है ना, प्रदेश में सतही जल की मात्रा है 48,296 मिलियन घन मीटर और उपयोग में लाया जा सकता है 41,720 मिलियन घन मीटर। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा, भूगर्भीय यानी जमीन के अंदर, ये ज़मीन के अंदर की बात कर रहे हो, और वो जो प्रदेश में सतही जल की बात कर रहे हो सतह के ऊपर यानी तालाब, झील, कुआं के तालाब, झील, नदी, है ना, उसकी बात कर रहे हो। और भूगर्भीय मतलब ज़मीन के अंदर, जैसे कुआं हो गया, है ना, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स की बात कर रहे हो वो। फिर है भूजल की दृष्टि से विकास खंड की स्थिति। सुरक्षित श्रेणी में 110 आते हैं, आंशिक संकटपूर्ण में 27 आते हैं, और संकटपूर्ण की श्रेणी में 9 आते हैं। देखिए दोस्तों, 9 या 27 आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा संकटपूर्ण में 9, और आंशिक रूप से यानी आधा संकट है 9 या 27। फिर सुरक्षित है 110। उसके बाद सिंचाई स्रोत के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2019-20 साधन है नहरें, सर्वाधिक जो है ना, किसमें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र नहरें में। उसके बाद नलकूप सहित अन्य साधन, फिर तालाब, फिर कुआं, है ना। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है नहरों से सिंचाई, फिर है नलकूप सहित अन्य साधन। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आ जाएगा आपका नलकूप आ जाता है पहले नंबर पे, फिर नहरें आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 38.45 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। देखिए, सभी सिंचाई स्रोतों से बात करें ना, तालाब, कुआं, नलकूप, सब, नहर, सब से। सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों या नहरों के माध्यम से, और 29% क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। डेटा ये दोनों पॉइंट बताया, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं वन संसाधन की बात करते हैं। वन संसाधन स्थिर भाव पर GHDP में वानिकी क्षेत्र का योगदान। देखिए दोस्तों, वन संसाधन में भी अलग अलग सब टॉपिक होते हैं, तो इसमें से वानिकी क्षेत्र का योगदान है। योगदान कितना है? 7,02,293 लाख रुपए। वृद्धि प्रतिशत 1.57 की प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है इसमें पिछले वर्ष की तुलना में, है ना। और योगदान में प्रतिशत की बात करें तो ये GHDP में योगदान कितना देता है? 2.74%। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका ये वृद्धि प्रतिशत इम्पॉर्टेंट है और योगदान प्रतिशत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में वन स्थिति। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? उसमें से 59,772 वर्ग किलोमीटर। मतलब टोटल 1,35,191 में से 59,772 वर्ग किलोमीटर क्या है आपके छत्तीसगढ़ में जंगल है, वन है। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 44.2%, है ना। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र का 44.2% क्या है आपके जंगल है, वन है। ठीक है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, है ना। वन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्वेश्चन आता है तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान बोलेगा? तो चौथा। लेकिन वन आवरण की दृष्टि से स्थान बोलेगा तो तीसरा है। अभी देखिए दोस्तों, वन क्षेत्रफल क्या होता है, वन आवरण क्या होता है? वन क्षेत्रफल मतलब अगर आपका छत्तीसगढ़ है तो उसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन है ना, कितने क्षेत्रफल में वन है बोला जाएगा, तो उस हिसाब से चौथा है। लेकिन अगर वन आवरण की बात करें तो ना, वन आवरण मतलब कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ के कितने भाग को वो कवर करता है, वो उसका आवरण कहलाता है। तो ऐसा ऐसा करके, है ना, अगर वन बनता है तो वो कितने एरिया को कवर करेगा, उस हिसाब से उसका वन आवरण बनता है। तो वन आवरण की दृष्टि से क्वेश्चन आया तो तीसरा लगाइएगा, और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान बोलेगा तो चौथा आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर। दोस्तों, इसका गठन कई बार क्वेश्चन में आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब आया, तो ये मई 2001 में इसका गठन हुआ है। स्थापना के समय कुल परियोजना मंडल 4 थे, वर्तमान में परियोजना मंडल 9 हैं। ठीक है दोस्तों, फिर छत्तीसगढ़ में वन एक दृष्टि में, छत्तीसगढ़ में वन पढ़ते हैं, है ना। आरक्षित वन 25,782, संरक्षित वन 24,000, अवर्गीकृत 9,954। उस हिसाब से कुल वन कितने हुए आपके? 59,772.40 हुए, है ना, वर्ग किलोमीटर में वन है।
आरक्षित वन दोस्तों, आरक्षित वन जैसे आपका नेशनल रिजर्व है ना, राष्ट्रीय पार्क होते हैं ना, वो होते हैं संरक्षित वन, अभयारण्य वगैरह होते हैं। नेशनल आरक्षित वन में आप न जा सकते हैं, ना ही शिकार कर सकते हैं, ना ही वहाँ से कोई लकड़ी वकड़ी बीनने भी जा सक के लिए जाना के लिए अनुमति, मतलब वहाँ कुछ भी चीज़ की अनुमति नहीं रहती। और संरक्षित वन में आपको वहाँ से केवल लकड़ी वगैरह बीन के लाने की अनुमति रहती है और ज़्यादा अंदर तक जाने की अनुमति नहीं रहती। उसके बाद होता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत मतलब जिसको न आरक्षित के रूप में है न संरक्षित है, बल्कि ऐसा इक्का दुक्का या कहीं पे नर्सरी के रूप में या किसी और रूप में या कोई और गांव है जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ऐसे फॉर्मेट में है। तो इतने इस हिसाब से कुल कितने हो गए, 59,772 कुल वन है छत्तीसगढ़ में। दोस्तों ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का प्रतिशत वाला फॉर्मेट तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कितने प्रतिशत थे, 43.13%। संरक्षित वन कितने प्रतिशत पे है, 40.22% पे। अवर्गीकृत वन कितना है, 16.65% में है। ठीक है, उस हिसाब से पूरे 100% हो जाता है। तो दोस्तों ये इधर के तीनों डाटा और ये इधर के भी तीनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरे जो ब्लॉग बना है पूरा इंपॉर्टेंट है। फिर है लघु वनोपज सहकारी संघ। लघु वनोपज सहकारी संघ यह वनांचल के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को उचित मूल्य पर क्रय करता है। भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज हेतु वर्ष 2014-15 से न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना लागू की गई है। कब से, 2014-15 से, है ना। भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज के लिए कब से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू की गई है, 2014-15 से लागू की गई है। ठीक है, उसके हर्रा एवं साल बीज का संग्रहण वर्ष 2014-15 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में से भूपेश बघेल के बजट भाषण के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुल 65 लघु वन उत्पादों को राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद क्रय किया जा रहा है। ये 65 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 65 को याद रख लीजिएगा। 65 वनोपज में तेंदुपत्ता इकाई लाख मानक बोरा में खरीदा जाता है। 2020-21 में 9.73 लाख था, लेकिन 2021-22 में 13.06 लाख है ना उत्पादन हुआ, है ना। ठीक है, फिर है महत्वपूर्ण तथ्य, तेंदुपत्ता पारिश्रमिक संग्रहण दर कितना है, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा। कितना, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा। मानक बोरा में तेंदुपत्ता की संख्या होती है 50,000 तेंदुपत्ता, यानी एक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है और उस एक बोरे की कीमत सरकार कितना देती है, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा देती है। सबसे ज़्यादा धान खरीदी, है ना, सबसे ज़्यादा धान खरीदी पंजीकृत किसान और अभी 2017-18 का दिया है और ये वर्ष 2022-23 का दिया है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो ये पिछले वर्ष का डाटा है 2022-23 अभी, है ना, जो चलेगा। इस हिसाब से पंजीकृत किसान अभी कितने हुए, 25,93,000 किसान पंजीकृत किए, रजिस्टर किए। पंजीकृत रकबा जो है 31.17 है ना। और धान खरीदी 110 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है, 110 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अभी लगभग 100 लाख टन के मीट्रिक टन को पार कर चुका है। और खरीदी केंद्र 2,497 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, फिर है खनिज संसाधन सामान्य परिचय देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2020-21 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का योगदान 17.69% है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व, अगर पूछे राजस्व यानी कि पैसा, है ना, 27% पैसा राजस्व खनिजों के दोहन से मिलता है गवर्नमेंट को। और 2020-21 में भारत में उत्पादित खनिजों के मूल्य में राज्य का योगदान 17.69% है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितना योगदान देता है ये 17.69 और राज्य में कितना देता है 27। इसको आप थोड़ा ट्रिक से देखिए, भारत में 17 और उसके छत्तीसगढ़ यानी अपने राज्य में थोड़ा ज़्यादा देगा तो 27, यानी कितना 10 बढ़ा के देता है अपने राज्य में राजस्व को। ठीक है, आप 17.69 भी याद रखिए प्रतिशत में। फिर स्थिर भाव पर GSDP में खनन उत्खनन क्षेत्र का योगदान 2021-22 योगदान 26,54,459 लाख रुपए। ठीक है,
स्थिर भाव पर जीएसडीपी में खनन उत्खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? 26,54,459 लाख रुपए। वृद्धि प्रतिशत 17.23%। और योगदान प्रतिशत कितना है? 10.36%। दोस्तों ये एक बार ऐसी पढ़ लीजिएगा कम से कम वृद्धि प्रतिशत और योगदान प्रतिशत को कि खनन उत्खनन क्षेत्र का कितना योगदान है। फिर है खनिज राजस्व 2020-21। कुल खनिज राजस्व 55,17.01 करोड़ रुपए है ना, इतना राजस्व मिला है कुल। मुख्य खनिज से कितना मिला? 46-76 करोड़ रुपए। और गौण खनिज से राजस्व कितना मिला? 260 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, गौण खनिज और मुख्य खनिज इन दोनों का मिला के आपका कितना बनता है? कुल खनिज राजस्व है। ठीक है, तो इसका डेटा फॉर्मेट भी पूछा जाता है, प्रतिशत फॉर्मेट भी पूछा जाता है। ठीक है, प्रतिशत फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे दिया है ब्लॉक बना के कि गौण खनिज से 5% का राजस्व मिलता है और मुख्य खनिज से 95% का राजस्व मिलता है। दोस्तों ये जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुख्य खनिज कितना है और गौण खनिज का प्रतिशत कितना है। उसके बाद उसी को डाटा फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है कि गौण खनिज 260 करोड़ रुपए और मुख्य खनिज से 4,676 करोड़ रुपए खनिज मिला। इस हिसाब से टोटल कितना हो गया? 55,17 करोड़ रुपए। ठीक है, खनिज उत्पादन का मूल्य एवं प्रतिशत। खनिज उत्पादन का मूल्य एवं प्रतिशत 2019-20 में भारत है ना 69,901 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ का योगदान उसमें कितना था? राशि के रूप में बोला जाए तो 10,001 करोड़ रुपए और योगदान में 14.31% का योगदान रहा। और इस वर्ष जब 2021 में देखा जाए तो जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, भारत में 67,514 करोड़ रुपए का खनिज उत्पादन हुआ है। उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान 11,941 करोड़ रुपए है ना, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत में 17.69% में हुआ है ना, तो प्रतिशत में भी वृद्धि हुआ है ना, ये याद रखिएगा, ये तीनों डाटा याद रखिएगा। उसके बाद है खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान 2020-21। खनिज देखते हैं, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन है ना। खनिज का जो उत्पादन हुआ है कोयला का, आप इसमें डाटा फॉर्मेट को आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसका परसेंटेज वाला फॉर्मेट ज़्यादा पूछा जाता है कि कोयला का उत्पादन कितना प्रतिशत? 21.09% का योगदान हुआ है, उत्पादन योगदान प्रतिशत। लौह अयस्क का 70.61, चूना पत्थर का 11.70 योगदान है ना, योगदान प्रतिशत है। बॉक्साइट का 3.57% है। और टीन तो छत्तीसगढ़ देश में एकलौता टीन उत्पादन राज्य है, इसलिए इसमें 100% रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसका परसेंटेज फॉर्मेट हमेशा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संसाधन। स्थिर भाव पर जीएसडीपी में विद्युत गैस जलापूर्ति क्षेत्र का योगदान 2021-22 योगदान कितना है? 25,04,090 लाख रुपए। वृद्धि प्रतिशत 9.01% की वृद्धि हुई है। योगदान प्रतिशत 9.77% का योगदान हुआ है। ठीक है, इसमें विद्युत गैस जलापूर्ति का बस ये वृद्धि प्रतिशत याद रख सकते हैं, योगदान प्रतिशत याद रखिए। तो अगर आपको फंसाएगा तो डेटा के बाद पॉइंट में फंसाएगा, क्योंकि दोनों में सेम है, तो ध्यान दीजिएगा। योगदान में 9.77 है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी है ना, क्षमता 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में तापीय विद्युत 2840 मेगावाट, जल विद्युत 138 मेगावाट और अन्य सह उत्पाद 6 मेगावाट है ना। तो इस हिसाब से कुल विद्युत उत्पादन छत्तीसगढ़ का कितना है? 29,840.70 मेगावाट। दोस्तों ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तापीय विद्युत 2840, उसमें जल विद्युत ऐड करें 138.7, फिर अन्य जो सह उत्पादन से होता है वो 6 मेगावाट ऐड करेंगे तो टोटल हमको मिलता है 2984 है ना, 2984 मेगावाट। तो इसको जैसा भी आप ट्रिक बनाए वैसा याद कर लीजिए। तो इन पॉइंट को कैसे भी करके आप याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट था। अभी राज्य गठन के बाद अब तक कुल वृद्धि कितना हुआ? 1624
है ना वृद्धि मेगावाट की वृद्धि हुई, यानी 119% की वृद्धि हुई। कई बार ये वृद्धि को ही पूछ लिया जाता है, राज्य गठन से अब तक की है ना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 119% की वृद्धि हुई है। वितरण हानि का प्रतिशत, वितरण हानि इस वर्ष 16.84% की वितरण हानि हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% अधिक रहा है। दोस्तों वितरण हानि क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ बिजली का उत्पादन हुआ इस क्षेत्र में, है ना, अब वहाँ से बिजली को ट्रांसफ़र किया जाएगा सभी गाँव में, है ना, तो उन गांव में जब ट्रांसफ़र किया जाएगा वितरण बिजली के वितरण को, तो वहाँ पे अगर उस रास्ते में किसी न किसी माध्यम से वितरण की हानि होती है, जैसे मैंने 100 मेगावाट का बिजली भेजा था, लेकिन 100 मेगावाट ना आके वो केवल 90 मेगावाट का बिजली आता है, तो 10 मेगावाट कहीं ना कहीं लॉस होता होगा, कहीं पे बिजली चोरी होती होगी, कहीं पे और कुछ होता होगा, या कहीं पे किसी भी कारण से, है ना, तो वो वितरण हानि को दर्शाता है। वही चीज़ है वितरण हानि का प्रतिशत। ठीक है, तो वितरण हानि का प्रतिशत 16.84% है, याद रखिएगा। उसके बाद है विद्युत उपभोक्ता स्थिति 2020-21 के अंत में कुल उपभोक्ता संख्या 59.03 लाख है। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उपभोक्ता यानी बिजली उपभोक्ता 59.03 लाख है। विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि 1.95%। विद्युत उपभोक्ता श्रेणी घरेलू 51.50, कृषि हितग्राही 9.91, गैर घरेलू 6.06, औद्योगिक क्षेत्र में 0.61, बीपीएल क्षेत्र में 0.44 है। तो सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो घरेलू क्षेत्र में है, उसके बाद कृषि क्षेत्र में विद्युत के हितग्राही हैं। विद्युत उपभोग का स्वरूप 2020-21 कुल विद्युत खपत 23,361.34 मिलियन यूनिट विगत वर्ष की तुलना में 2.249% है। ठीक है, अगर इसमें विद्युत उपभोग खपत की बात करें तो ये आप पढ़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। वो था ऊपर वाला कुल उपभोक्ता की संख्या था, और नीचे वाला जो डेटा दिया है वो विद्युत खपत की डेटा बताया गया। सबसे ज़्यादा खपत औद्योगिक में होता है, फिर घरेलू में, फिर कृषि में, ऐसा करके। ठीक है, फिर है ये थिंक बी, बस्तर के नए उद्यमियों के स्टार्टअप को आगे बढ़ाएगा। थिंक बी, है ना, आप देख सकते हैं इसको। बस्तर की नई पहचान, बस्तर ज़िले में कॉफ़ी की खेती। दरभा विकासखंड में 20 एकड़ में लगाई गई कॉफ़ी की फसल की गुणवत्ता खूब सराही गई। अब उसको 320 एकड़ में बस्तर ब्रांड कॉफ़ी की फसल तैयार हो रही है। ठीक है दोस्तों, और बाकी फिर बस्तर की नई पहचान, रेडीमेड वस्त्र निर्माण। दंतेवाड़ा जिले में डेनेक्स की अब 5 इकाइयाँ बन चुकी हैं। हारम, कटे कल्याण, बारसूर, छिंदनार, काबली। कोंडागांव जिले में कोंडागांव गारमेंट फैक्ट्री, और बीजापुर जिले में प्रशिक्षण प्रारंभ। तो दोस्तों ये था हमारा अर्जुना करेंट अफेयर का छत्तीसगढ़ विशेषांक। इसको मैंने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले जल्द से जल्द करने का कोशिश किया। दोस्तों वीडियो में जो भी गलतियाँ हुआ होगा, है ना, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। छोटी मोटी गलतियाँ आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इंडिया जीएस के अर्जुना करेंट अफेयर्स के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इंडिया करेंट अफेयर को कवर करने का जल्द से जल्द चालू करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।